मिनी सैंडब्रिज व्हीकल्स। एक गांव में मोनू सिंह नाम का एक गुंडा रहता था। उसकी गैंग गांव के पास एक गुफा में चोरी के प्लान सोचती थी। मोनू सिंह का एक बेटा था सोनू। वो बहुत ही बेवकूफ़ था। एक दिन मोनू ने गुफा में अपने साथियों से कहा, हम लोग एक जैसी ही गाड़ियाँ लेकर बैंक में जाएंगे। चोरी करने के बाद तुम लोग सब एक गाड़ी में भाग जाना और मैं पुलिस को भटकाने के लिए दूसरी तरफ भाग जाऊंगा। ये सुनकर सोनू कहता है, वाह पापा, आपका प्लान कितना अच्छा है, आप कितने समझदार हो। शाबाश बेटा, एक तुम ही हो जो मेरी समझदारी को समझ सकते हो, और इन बाकी मूर्खों को देखो कैसे मुंह लटकाए खड़े हैं। मोनू सिंह और सोनू बाकी सब चोरों की ऐसे ही बेइज्जती किया करते थे। ये बात सभी चोरों को बुरी लगती थी। ये बाप बेटा तो दोनों हमारी बेइज्जती ही करते रहते हैं, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। वो चोर पुलिस से मिल जाता है और पुलिस को मोनू सिंह की चोरी करने की तरकीब के बारे में बता देता है। एक दिन जब मोनू सिंह चोरी के लिए जाने लगता है तो सोनू उससे कहता है, पापा पापा, मैं भी आपके साथ आज बैंक लूटने चलूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, अब तुम भी बड़े हो गए हो। और फिर मोनू सिंह उन सबको प्लान समझाता है। हम लोग बैंक लूटने के बाद उस पुराने सैंड ब्रिज के पास इकट्ठा हो जाएंगे और तुम लोग वहाँ खड़ी गाड़ी में पैसे लेकर गुफा में वापस आ जाना, और मैं पुलिस वालों को भटकाने के लिए दूसरे रास्ते से होता हुआ गुफा में आ जाऊंगा। हाँ हाँ पापा, हम ऐसा ही करेंगे। मैं इन चोरों के साथ रहूंगा ताकि ये कोई बेवकूफ़ी ना करें। मोनू सिंह का साथी चोर पुलिस को इस बारे में जानकारी दे देता है। पुलिस रेत के टीले के पास अपनी गाड़ी खड़ी कर देती है। सोनू बैंक लूटने के बाद बाकी चोरों के साथ रेत के टीले के पास पहुंचता है। वहां खड़ी पुलिस की गाड़ी देखकर वो खुश हो जाता है। देखा तुम सबने, पापा के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। गाड़ी भी खड़ी करी है तो पुलिस की, ताकि पुलिस भी हमें पुलिस समझकर छोड़ दे। सोनू सभी चोरों के साथ पुलिस की गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन उन्हें अपनी गुफा का रास्ता मालूम नहीं था। वो लोग जीपीएस चला लेते हैं। जीपीएस सीधा उन्हें पुलिस स्टेशन में ले जाता है। पुलिस उन्हें पकड़कर बंद कर देती है और बहुत मारती है। और दूसरी ओर गुफा में जाकर वो लोग मोनू सिंह को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी लाकर जेल में बंद कर देते हैं। इस तरह मोनू सिंह की समझदारी और सोनू की बेवकूफ़ी उन दोनों पे भारी पड़ती है और उन्हें अपनी सारी उम्र जेल में बितानी पड़ती है। कोकोनट एरोप्लेन। श्रीरंगपुरम नाम के एक गांव में शीतल नाम का एक लड़की रहा करती थी। शीतल की मां हाल ही में गुजर जाती है और शीतल के पापा रमेश दूसरी शादी कर लेता है। उसकी सौतेली मां रानी शीतल पूछने पर भी कुछ पैसे नहीं देती थी। एक दिन जब शीतल स्कूल से वापस आ रही थी तो उसने एक नारियल पानी बेचने वाला का दुकान देख लेती है। भैया, एक नारियल पानी कितने का है? एक देना। एक नारियल 50 रुपए की है। अरे इतना दाम? मेरे पास तो 5 रुपए ही है। निकलो निकलो यहाँ से। पैसे नहीं है लेकिन नारियल पानी चाहिए, नारियल पानी। इतनी चाहत है तो जाकर नल का पानी पी लेना। ऐसा बोलने पर शीतल निराश होकर वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर अपनी सौतेली माँ रानी से ऐसी पूछती है, माँ, मुझे नारियल पानी पीना है, आप मुझे किसी भी तरह 50 रुपए दीजिए। अरे बदतमीज लड़की, पैसे चाहिए तुम्हें? पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, लेकिन नारियल पानी चाहिए। कान के नीचे एक दूंगी तो दिमाग ठिकाने पे आ जाएगी। अपनी माँ की बातें सुनकर शीतल रोते हुए चली जाती है। कुछ दिन के बाद शीतल की माँ रानी बहुत बीमार पड़ जाती है। जब डॉक्टर आकर देखा तो ऐसा बोला, ये तो साधारण थकान ही है। इनको मैंने दवाई दे दी है, लेकिन इनको बहुत सारे नारियल पानी का जरूरत है। हो सके तो एक दिन में 10 नारियल पिलाना। ऐसा बोलकर डॉक्टर चला जाता है, लेकिन शीतल के पापा के पास उतने नारियल खरीदने का पैसे तो नहीं है। ये सब सुनकर शीतल घर के बाहर चली जाती है। उसको रास्ते में एक पक्षी दिखाई देती है, लेकिन वह एक पत्थर के नीचे घायल स्थिति में थी और चिल्ला रही थी, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं इस पत्थर के नीचे दब गई हूँ।
उसको देखकर शीतल तुरंत उस पक्षी को निकालकर रिहा करती है। तुरंत वह पक्षी एक परी के रूप में बदल जाती है। बाद में वह परी ऐसी बोली, शीतल बेटा, तुमने मुझे मर जाने से बचा लिया है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, मुझे एक नारियल पानी की हवाई जहाज चाहिए जिसमें बहुत सारे नारियल पानी हो। मेरी माँ बहुत बीमार है। ठीक है शीतल, देती हूँ। याद रखना, उसमें नारियल पानी कभी भी खत्म नहीं होगी। ऐसा बोलते ही उधर एक बड़ा नारियल के रूप में एरोप्लेन आ जाती है। शीतल उसे अपने घर को ले जाती है। उसके मम्मी और पापा चौंक जाते हैं। शीतल एरोप्लेन में बैठे ही बोलती है कि नीचे कुछ बकेट और हंडी रखने के लिए। नीचे एक बकेट रखते ही एरोप्लेन से बहुत सारा नारियल पानी आती है और वह ऐसा रोज अस्पतालों में, अपने गांव में और शहर में भी ज़रूरतमंद लोगों के पास जाकर नारियल का पानी मुफ्त में बांटती है। ये देख शीतल की मम्मी और पापा बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह शीतल की चाहत भी पूरी हो जाती है। बिगफुट ऑटो रेस। नारायणपुर नाम के एक गांव में शांताराम और तुकाराम करके दो ऑटो ड्राइवर रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त भी थे। दोनों मिलकर ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन खोलते हैं और बस स्टैंड के बाजू में ही उनका ऑटो स्टैंड लगा देते हैं। लेकिन शांताराम को सब जानते थे, तुकाराम को कोई भी नहीं पहचानता। जो भी सवारी आता था शांताराम के ऑटो को ही पूछकर उसमें चले जाते थे। एक दिन शांताराम ने ऐसा बोला, यार तुकाराम, अगले हफ्ते जनवरी 26 है। मालूम है ना कि वह रिपब्लिक डे है। उस दिन सारे देश में झंडा वंदन भी करते हैं। क्यों ना हम भी कुछ अनोखे तरीके से रिपब्लिक डे मनाएं? अरे यार, आइडिया तो बहुत अच्छा है। बोलो क्या करेंगे? यार मैं सोच रहा हूं कि हम एक ऑटो की रेस लगाते हैं। इससे हमारे ऑटो ड्राइवर भाइयों में एकता और दूसरों के सहाय करने का भाव भी बढ़ जाएगा। ऐसा बोलकर शांताराम और तुकाराम सारे ऑटो ड्राइवर्स को बोल देते हैं कि 26 जनवरी को एक बड़ा ऑटो का रेस होगा। उस दिन तुकाराम घर जाते ही ये सोच में पड़ गया कि रेस को कैसे जीतें। वह हर हाल में रेस को जीतना चाहता था, क्योंकि उसको सारे गांव में मशहूर जो होना था, ताकि सारे गांव के लोग उसको और उसके ऑटो को पहचान सके। तभी वह देखा कि उसका बेटा सोमू एक कार से खेल रहा था। उसका बेटा जो बहुत ही बुद्धिशाली था, उसने कार की छोटे पहियों को निकालकर बड़े बड़े पहियों को लगा देता है। तभी उसको देखकर तुकाराम ने ऐसा पूछा, अरे सोमू, ये तुमने क्या किया? कार की असली पहियों को निकालकर बड़े बड़े पहिए क्यों लगा दिया? पापा जी, आपको मालूम नहीं क्या? बड़े पहिए लगाने से गाड़ी अच्छी चलती है। हम बहुत तेजी से जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरी गाड़ी मेरे दोस्तों की सारी गाड़ियों में से बिल्कुल ही अलग है। तभी तुकाराम के मन में एक ख्याल आता है। अगले ही दिन तुकाराम जाकर उसके ऑटो का टायर निकालकर ट्रैक्टर के बड़े बड़े पहिए लगा देता है। जब 26 जनवरी ऑटो का रेस का दिन आया, सभी उस बिगफुट ऑटो को देखकर दंग रह जाते हैं। ट्रैक्टर का टायर लगाने से उसका ऑटो बहुत ही ऊंचा हो जाता है, सारे ऑटो में से अलग दिखता है। शांताराम ने रेस को एक झंडा हिलाकर शुरू कर दिया। तभी तुकाराम का ऑटो सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है और तुकाराम रेस भी जीत जाता है। तभी शांताराम ऐसा बोला, बधाई हो तुकाराम, तुमने बहुत ही अच्छा ऑटो तैयार किया है। ये लो तुम्हारा इनाम 10,000 रुपए। तब से तुकाराम का बड़े पहिए वाला बिगफुट ऑटो सारे गांव में मशहूर हो जाता है। सभी लोग उसमें सवारी करके मजे करते हैं। ऑटो जेसीबी बचाओ। बीजापुर गांव में सूरज और नीरज नाम के दो भाई रहा करते थे। वो दोनों एक ही घर में रहते थे। सूरज एक ऑटो चलाता था और नीरज एक जेसीबी चलाता था। सूरज ऑटो चलाकर काफ़ी पैसे कमाता था और नीरज का काम भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन नीरज को लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था।
वो जो पैसे भी कमाता उसमें से आधे लोगों की मदद में ही लगा देता था। दोनों की शादी हो जाती है। एक दिन नीरज सूरज के पास आके कहता है, भाई मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ हाँ नीरज, बताओ कितने पैसे चाहिए। भाई असल में मैंने काम तो किया था, लेकिन क्या करें, वो सुखदेव बीमार हो गया था तो मैंने पैसे उसे दे दिए। कोई बात नहीं नीरज, ये लो पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। जब तुम कमा लो तो मुझे दे देना। नीरज को पैसा देख सूरज की पत्नी देख लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है। वो सूरज से कहती है, अजी ऐसे ही पैसे कब तक लुटाते रहोगे अपने भाई पर? कुछ हमारे भविष्य की भी सोची है कि नहीं? अरे सुषमा तुम ऐसा मत कहो, नीरज मेरा छोटा भाई है और उसे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। अगर मैंने उसकी कुछ मदद कर दी तो क्या बुरा है। उन दोनों की बातें नीरज की पत्नी कमला सुन लेती है। उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो जाकर नीरज से कहती है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सबकी मदद करते हो, लेकिन अपने बड़े भाई साहब से हमेशा पैसे मांगना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। व्यापार नहीं चलता तो कहीं नौकरी ही कर लीजिए। नीरज अपनी पत्नी की बात हंसकर टाल देता है। अरे कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं, कह दिया तो क्या हो गया। कुछ दिनों के बाद नीरज फिर से सूरज के पास पैसे मांगने जाता है। सूरज उसे पैसे दे देता है, लेकिन ये देखकर सूरज की पत्नी बहुत नाराज हो जाती है। बहुत हो गया, मैं तो चली अपने मायके। बैठे रहो अपने भाई की सेवा करने के लिए। हाँ। ऐसा कहकर वो सामान बांधकर गुस्से में वहां से चली जाती है। सूरज ऑटो लेकर उसके पीछे जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों के ऊपर पहाड़ी से मिट्टी गिर जाती है। दोनों ऑटो सहित मिट्टी में दब जाते हैं। नीरज को जब यह पता लगता है तो वो जेसीबी लेकर वहां पहुंचता है और जल्दी से सारी मिट्टी हटाकर दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाता है। सूरज और उसकी पत्नी को जब होश आता है तो उनके सामने नीरज खड़ा था। भैया आप ठीक हैं? डॉक्टर सूरज और उसकी पत्नी को सारी बात बताते हैं। ये सुनकर सूरज की पत्नी बहुत शर्मिंदा होती है और वो नीरज से माफ़ी मांगती है। माफ कर दो नीरज, अब मैं अपनी भूल समझ चुकी हूँ। अरे कोई बात नहीं भाभी, मैं तो लोगों की मदद करता हूँ, आप तो फिर भी अपने हैं। और दोनों भाई फिर से हंसी खुशी इकट्ठा रहने लगते हैं।